हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो एक बार फिर नए सेट के साथ फिर से मैं आया हूँ, सेट नंबर 2 को लेकर के, बिहार दरोगा के लिए, जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है। साथ ही साथ वैसे बच्चे भी सेट को कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जो बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उससे जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देखिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो पहला प्रश्न आज का क्या है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, या किस देश की करेंसी है जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। तो कुवैत की करेंसी जो है, वो कुवैती दिनार जो है, वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे यह महंगी करेंसी है। और 2023 के अनुसार बताया गया है, जुलाई 2023 के अनुसार बताया गया है कि भारत का, याद रखिएगा, कि एक कुवैती दिनार का जो वैल्यू है वो भारत के 267 रुपये के बराबर है। 267, लगभग 267 रुपये के बराबर है। यानी एक दिनार का जो मूल्य होगा वो भारत के 267 रुपये के मूल्य के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संबंध में क्या कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो पहला कथन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसकी स्थापना की गई थी। जैसे बोल सकते हैं कि रूस की मदद से भिलाई की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पढ़ने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। ये भी कथन जो है वो सत्य दिया जा रहा है। तो जो कथन सत्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है। पहला बताया जा रहा है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यह सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में तो हुआ था, लेकिन प्रभावी जो हुआ था वो अप्रैल के महीने में हुआ था। प्रभावी कब हुआ था, तो अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये कथन हमारा क्या है, गलत दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, अगर सिर्फ संशोधन की बात बोली जाएगी तो 1992 में, याद रखिएगा, 1992 में इसका संशोधन किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना थी, यह सही दिया जा रहा है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल, ये सारे कथन सही दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देखिए, इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी देखा गया था, और हमने देखा है कि बिहार दरोगा के एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत और विश्व में प्रथम से 1-2 सवाल आपको देखने को मिलता है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, ये गलत दिया जा रहा है। भारत जो है विश्व का तीसरा, याद रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा, याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा नहीं बोल सकते हैं, तीसरे नंबर पे तिलहन उत्पादक देश है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये सही दिया जा रहा है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल के रूप में जाना जाता है। ये दोनों कथन हमारा सही है, यानी 2 और 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए यहाँ पे सही हो जाएंगे। तीसरा बता दिए, पहला बताए थे कि भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। वहीं पहले नंबर पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अमेरिका। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा चीन।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेल के नए अध्यक्ष के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना की गई थी। 24 जनवरी, ये डेट जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे, अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अगर आपको शुरुआती दौर में पूछा जाता तो 7 हो जाते, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 कर दी गई है। याद रखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अगर आपसे यही भाग पूछा जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35, और भाग अगर पूछा जाएगा तो भाग 3 और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ये वीवीआई प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा जोग फॉल। याद रखिएगा, सही जवाब का क्या हो जाएगा? जोग फॉल हो जाएगा। ये जोग फॉल जो है यानी जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है आपका? तो यह कर्नाटक में है। वहीं आपसे अगर दूध सागर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? तो दूध सागर जो है वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे बोल सकते हैं, या गोवा और कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। वहीं पे अथिरापिल्ली, याद रखिएगा, अथिरापिल्ली जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो अथिरापिल्ली आपका केरल में हो जाएगा। अथिरापिल्ली कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। और हिरनी कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा, यह झारखंड में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। क्योंकि ये सारे सवाल जो होंगे, ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे वो पहाड़ों के कंधारों यानी गुफाओं में रहते थे। पहाड़ों के कंधारों या गुफाओं में रहते थे। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा नदी बनाती है। याद रखिएगा, कौन बनाती है? गंगा नदी बनाती है। वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। बैडमिंटन का नेट जमीन से ऊंचाई पर स्थित रहता है। कितनी ऊंचाई पे ये स्थित रहता है? बैडमिंटन जो है वो नेट, बैडमिंटन का जो नेट है, माफ़ कीजिएगा, बैडमिंटन का जो नेट है वो ज़मीन से कितना ऊपर होता है? तो 1.55 मीटर ये ऊपर होता है। 1.55 यह मीटर ऊपर होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, ये गलत दिया जा रहा है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत दिया जा रहा है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी एक गलत दिया जा रहा है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल है, क्योंकि भारत में संसद प्रणाली चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी किस विश्व में से किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की नदी है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग नदी है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की प्रावधान है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 350(1) में। अनुच्छेद किस में है? तो यह अनुच्छेद जो है वो 350(1) में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए आपके क्या है कि 343 में, या अगर 343 के जिक्र किया जाए तो एक यहाँ से सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 343(1) में है भारत की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी का उल्लेख किया गया है 343(1) में। वहीं 350 में बताया गया है कि अंतर्गत, मतलब 350 के अंतर्गत बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, यानी भाषा के आधार पे। याद रखिएगा, भाषा के आधार पे हो जाएगा। वहीं 348 में क्या हो जाएगा आपका? तो 348 में बताया जाए, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 348 से क्या हो जाएगा? तो बताया गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित जो है वो 348 हो जाएगा।
विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता कानून बनाने वाला जो राजा हो जाएगा वो हो जाएगा हम्मुराबी। वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हम्मुराबी जो हो जाएगा विश्व में। ये बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? बेबीलोन का यह शासक था। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान में राष्ट्रपति पद पर रहे? देखिए, राष्ट्रपति से सवाल आपको 100% पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। कौन राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने, या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ इस तरह से सवाल आपके राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गुलाबों की लड़ाई हुई थी इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो ये भी इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुआ था और गौरवपूर्ण क्रांति भी इंग्लैंड में हुआ था। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति भी इंग्लैंड में हुआ था। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो बनी है वो बन गई है अरुंधति रॉय थी। प्रथम बुकर सम्मान जो भारतीय महिला को मिला वो अरुंधति रॉय को मिला था। याद रखिएगा, अरुंधति रॉय को कब मिला था? 1997 में मिला था। यह पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? 1997 में इन्हें यह सम्मानित किया गया था। अगर किस लिए पूछा जाएगा तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया था। अच्छा, बुकर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बुकर सम्मान की जो शुरुआत की गई थी वो 1969 में की गई थी। बुकर सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो वह 1969 में किया गया था। हाँ, यहाँ पे एक सवाल और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि 2023 में बुकर सम्मान किसे दिया गया है? तो 2023 में यह सम्मान जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, याद रखिएगा, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, ध्यान से सुनिएगा, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया था। टाइम शेल्टर के लिए दिया गया 2023 में मान बुकर, क्योंकि ये VBI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? ये भी याद रखिएगा। तो 2023 में जो वर्तमान में महानिदेशक है वो टेड्रोस आधानोम है। टेड्रोस आधानोम जो है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है, वो 1948 में किया गया था। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली समझौता हुआ कब था और किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था और इसी दिल्ली समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो क्योंकि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी लंदन गए थे और यह सब समझौता जो हुआ था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, याद रखिएगा, रूस का मैनचेस्टर जो कहा जाता है इवानोवो को कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन का मैनचेस्टर जनरली ब्रिटेन में है। याद रखिए, मैनचेस्टर जो है वो कपड़ा उद्योग है। मैनचेस्टर क्या है? एक तरह का कपड़ा उद्योग है जो कि ब्रिटेन में है। वहीं अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है या उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वहीं भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है और सूती वस्त्र की राजधानी बंबई को कहा जाता है। इतना आपको याद रखना होगा। जापान के मैनचेस्टर को ओसाका कहा जाता है। जापान के मैनचेस्टर को ओसाका कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके दर्शन में होता है? ये तो आपके लिए आसान सा प्रश्न हो जाएगा, नदी के लिए हो जाएगा।
निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास का जो नाम मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा, कालिदास का जो जिक्र मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख जो है इसकी रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा यह लिखा गया था। आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, रवि कीर्ति के द्वारा यह लिखा गया था। ये है कहाँ रखा गया है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वो वातापी में है। वातापी यानी कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध जो है वो गोल्फ से हो जाएगा। वाकर कप का संबंध किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी के कुछ खेलों के नाम बताइए तो आगा खां कप याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप याद रखिएगा कि गोल्फ कप नाम का एक खेल है जो कि हॉकी में खेला जाता है। याद रखिए, गोल्फ नाम का खेल किस में खेला जाता है? हॉकी में खेला जाता है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जवाहरलाल के वक्तव्य है। यह जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य है। ये वक्तव्य कब दिया गया था? यह कथन कब कहा गया था? जब 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था 1936 में, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को वहाँ पे भाषण के रूप में कहा था। याद रखिएगा, क्या कहा था? तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों पे विश्वास नहीं है। यह बात 1936 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय भी एक तरह का है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा जा रहा है तो प्रमुख कारण हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बोला जाता है कि 2030 तक भारत जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अभी भी वर्तमान में देखने को मिला, भी कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था कि ये आंकड़ा आ रहा था कि भारत जो है वो चीन की जनसंख्या को पार करने वाला है या पार कर चुका है। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा किसने लागू किया था? सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी जो लागू किया था वो एमबीटी के द्वारा लागू किया गया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह लागू किया था। इन्होंने चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी जितना चांदी का सिक्के का वैल्यू रहेगा उतना ही तांबे के सिक्के का वैल्यू रहेगा, इन्होंने चलाया था। इनके बारे में 2-3 बातें और भी याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, फिर वापस इसे दिल्ली भी कर दिया था क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ और भी याद रखिएगा कि दीवाने कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना, दीवाने कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के एक ऐसे राजा थे जो सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा विद्वान राजाओं में इनकी गिनती, यानी सबसे विद्वान राजा अगर पूछा जाएगा सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में, तो वो हो जाएगा एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए कि किसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे मुस्लिम राजा थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से क्या रखा था? अलग रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान हो जाएगा नीलगिरी पहाड़िया यानी तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि वहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी हो, जिसे हम लोग दोदा बेटा के नाम से जानते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पहली पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी बताया जाएगा तो अनायमुदी हो जाएगा, अनायमुदी हो जाएगा।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो हो जाएगा वो अकबर के शासन काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, साहित्य का स्वर्ण युग याद रखिएगा, अकबर के काल को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अकबर ने बहुत सारे चीज़ों का अनुवाद करवाया था, बहुत सारे अनुवाद विभागों की स्थापना करवाई थी। इन्होंने महाभारत का अनुवाद रज्जम नामा में करवाया था, रज्जम नामा में महाभारत का अनुवाद करवाया था। बदायूं ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसी महत्वपूर्ण बातों के लिए, इन बहुत सारी बातों के लिए जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल को कहा जाता था। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? बिहार की कुल जनसंख्या का कृषि पर जो आधारित भाग है वो 77% है, यानी 77% हो जाएगा। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? देखिए, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति का जो एक्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ आज भी जो नियम लागू हैं वो इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ही किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं कि विधान परिषद की स्थापना भी जो है, याद रखिएगा कि 1800 विधान परिषद की जो स्थापना है वो 1861 एक्ट के तहत ही किया गया है। वहीं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में भी महत्वपूर्ण थोड़ा सा बात जान लेते हैं। तो 1833 के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, तो इसके तहत कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो कंपनी का व्यापार था भारत में उसे समाप्त कर दिया गया था, और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। वहीं 1892 के बारे में भी एक आध दो बात हम लोग जान लेते हैं। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट निर्वाचन किया गया था। डायरेक्ट निर्वाचन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इसका निर्वाचन किया गया था 1892 काउंसिल एक्ट के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हम लोग जानते हैं तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी, और इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का एक्ट कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तथा मतदान की व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने तथा चार्टर प्रदान करने का जो एक्ट है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए ये पूर्वी व्यापार करने पर और एकाधिकार प्रदान किया था। यानी 1600, हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, और इसकी स्थापना का श्रेय महारानी एलिजाबेथ प्रथम को जाता है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन, अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जॉन स्मिथ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? जॉन स्मिथ थे। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार जो आज़ाद हुआ था वो 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हो गया था। भारत अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, ये भी याद रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। 1935 के अधिनियम के तहत भारत और वर्मा को अलग कर दिया गया था। अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रारंभ की थी? हम लोग जानते हैं कि 1793 में भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई, अच्छा ये लागू कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू किया गया था, जिसके तहत मालिक जो होगा वो जमींदार को बनाया गया था। भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? तो वो जमींदार को बनाया गया था। साथ ही साथ इसके जनक अगर पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक, शुरू तो किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक जॉन सोर को माना जाता है। इसका जनक किसे माना जाता है? जॉन सोर को माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात आपसे अगर पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। और वहीं वायसराय अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय बताइए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम भारत के वायसराय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे वो वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे।
सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा जो है वो किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तो याद रखिएगा कि बंगाल अधिनियम 17 के तहत किया गया था। बंगाल अधिनियम 17 के 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल अधिनियम 17 के तहत जो है वो सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। कब किया गया? 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के योगदान से, यानी उनके कारण ही सती प्रथा का अंत किया गया था। तो ये महान महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए थे। वहीं पे अगर पूछा जाएगा दास प्रथा एक्ट जो समाप्त किया गया था 1843 में समाप्त किया गया था, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? यानी इसरो के द्वारा, तो ये हो जाएगा NVS-01, NVS-01 हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था यानी संविधान से अलग संस्था है? तो नीति आयोग जो है वो संविधान में निहित नहीं है। नीति आयोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीति आयोग जो है एक संविधानोत्तर संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 जनवरी 1915 को हुई थी। 1 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा। 2015, माफ़ कीजिए, 1915 नहीं, 2015 को इसकी क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी किसके जगह पे? तो योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या है? याद रखिएगा, तो यह एक उदारवादी थे। यह एक क्या थे? तो यह एक उदारवादी थे। कौन उदारवादी थे? तो बिपिन चंद्र पाल। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बात और भी जान लेते हैं कि बिपिन चंद्र पाल जो है वो गर्म दल के त्रिरत्न में से एक थे। त्रिरत्न में से एक यानी कौन 3 रत्न थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे वो गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के क्षेत्र में है और अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम नेता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो इतना आपको याद रखना होगा। सितंबर 2023 में किस भारतीयों को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सितंबर 2023 में, ये आपके लिए VVI हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा आर रवि कन्नन को दिया गया। आर रवि कन्नन को सितंबर 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है कौन? तो आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के ये निदेशक हो जाएंगे। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतना अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और ये बताया किस लघु फिल्म को दिया गया है। यहाँ पे फिल्म की बात नहीं बताई जा रही, लघु फिल्म यानी छोटी फिल्म को दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द एलिफेंट विड्स स्पर्श हो जाएगा, वी स्पर्श हो जाएगा। द एलिफेंट वी स्पर्श को क्या दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2023 में दिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में कलकत्ता में किया गया था। याद रखिएगा, यह स्थापना कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया। निम्नलिखित देशों में के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने, यानी किस देश की मुद्रा जो है यहाँ पे गलत दिया जा रहा है। मॉरिशस की जो मुद्रा है वो रुपया सही दिया जा रहा है। ताइवान की मुद्रा डॉलर है, ये भी सही दिया जा रहा है। इटली की मुद्रा यूरो, ये भी सही दिया जा रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन की जो मुद्रा यूरो नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन की जो मुद्रा हो जाएगी वो यूरो नहीं है। यहाँ की मुद्रा जो है वो पाउंड है। ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। अभी वर्तमान में 20 देशों की जो मुद्रा है वो यूरो है। 20 देशों की मुद्रा है और 20वां देश जो है वो क्रोएशिया है, जिसकी मुद्रा यूरो बनाई गई है। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, हम लोग जानते हैं कि कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता है किसे हरा करके?
यह लेबनान को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है? तो यह लेबनान को हरा करके जीता गया है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने संबंधित है? एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो जहांगीर से संबंधित रखता है। किससे संबंधित रखता है? जहांगीर से संबंधित रखा जाता है। कहा जाता है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया था और एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता को दी गई एक उपाधि है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद इस मकबरे को बनवाया था। नेक्स्ट है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक। देखिए पुस्तक से 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे M.S. स्वामीनाथन हो जाएंगे। ये पुराना किताब है, याद रखिएगा। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक M.S. स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर में अपना गहरा संबंध है? तो हम लोग जानते हैं तो ये पटना से बिलोंग करते थे। कहाँ पे? तो पटना से भी वो बिलोंग थे। इन्होंने क्या किया था कि सूर्य सिद्धांत दिया था और आर्यभट्ट नियम नामक पुस्तक लिखा था। इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। इन्होंने पाई का वैल्यू भी बताया था। पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, तो पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था। इनका जन्म 476 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम दिया गया था 1975 में। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो 1939 में यह शुरू हुआ था 1 सितंबर को और 1945 में 2 सितंबर को इसे समाप्त कर दिया गया था। ये पोलैंड पे इन्होंने, जो जर्मनी के जो हिटलर थे उन्होंने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, लावारिस जमा का यानी उस खाते का किसी का नहीं पता है तो यह लगाने के लिए एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। वहीं पर हम लोग सौरभ गांगुली के बारे में क्या पढ़े थे? तो त्रिपुरा के ये नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कहाँ के? त्रिपुरा के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।